पहले वीडियो में बच्चों हमने अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो बच्चों, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों, अर्थशास्त्र की जो प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांटा। वो किस लिए बांटा? अध्ययन की सुविधा के लिए। तो सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। और कब बांटा? 1933 में। सिर्फ ये अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 भागों में बांटा। तो अर्थशास्त्र पहला जो भाग है इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बच्चों, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र देश की जो अर्थव्यवस्था है एक बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चरों का अध्ययन किया जाता है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन चरों का अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, एवं रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। इन चरों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्रों में अलग अलग तरह से अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग का, उत्पादन का,
विनिमय का, वितरण का और आर्थिक कल्याण का। और समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एक बड़े स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। जैसा कि हमें व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि सबसे और समष्टि सबसे जैसे पता चल रहा है बच्चों कि समष्टि मतलब कि समग्र स्तर पर, व्यष्टि मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि दोनों, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोनों को? माइक्रो और समष्टि को कहा जाता है मैक्रो। दोनों जो वर्ड है माइक्रो और मैक्रो, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब माइक्रो व मैक्रो, तो बच्चों माइक्रो जो शब्द है वह मैक्रो, इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के माइक्रोज और मैक्रो की उत्पत्ति हुई है मैक्रोज। ये दोनों जो शब्द हैं माइक्रोज और मैक्रोज, दोनों किस भाषा के हैं बच्चों? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से माइक्रोज बना, मैक्रोज बना, उसके बाद में माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई। अब माइक्रो का अर्थ, माइक्रो का अर्थ है बच्चों सूक्ष्म, और मैक्रो का अर्थ है व्यापक। अब बच्चों यहाँ पे सूक्ष्म और व्यापक, सूक्ष्म यानी कि एक छोटी स्तर पर अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, और व्यापक के अंतर्गत बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जब बच्चों हम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, आय की बात करेंगे तो ये किस स्तर की बात हो जाती है? सूक्ष्म स्तर की। और इसका संबंध किससे हो जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। इसी प्रकार से बच्चों जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाता है व्यापक से। और ये किससे संबंधित हो जाती है फिर? समष्टि अर्थशास्त्र से। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय
प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति से संबंधित हो गई, और राष्ट्रीय आय है वो सारे देश की समस्या हो गई। इसी प्रकार से व्यष्टि के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि के अंतर्गत समग्र स्तर पर, यानी कि एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे नाम से जाना जाएगा कीमत सिद्धांत। प्राइस थ्योरी। अब ये जो कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं इसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बच्चों कीमत सिद्धांत क्यों कहेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई। अब ये व्यक्तिगत इकाई कौन सी है? एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, और एक फर्म। ये बच्चों व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, तो छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब इन सब का जब अध्ययन किया जाएगा, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म और वितरण, इन सब का जब अध्ययन किया जाता है बच्चों, तो वो कीमत को, प्राइस को किसको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाएगा? कीमत को ध्यान में रखकर। अब देखिए बच्चों, अब कीमत को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा ये हम आपको बताते हैं। एक उपभोक्ता, उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या करेगा बच्चों? अपनी दी हुई आय पर एवं बाजार में दी हुई वस्तु की निश्चित कीमत पर वस्तु को खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता की कितनी आय है और जिस वस्तु को वो बाज़ार से खरीदना चाहता है उस वस्तु की बाज़ार में कीमत फिक्स क्या है, निश्चित कीमत क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए वो उस वस्तु को खरीदेगा और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो वो किसको ध्यान में रखते हुए कर रहा है बच्चों?
कीमत को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ कीमत आ गई। इसी तरह एक उत्पादक जब उत्पादन करेगा तो वो भी वस्तु की कीमत को, जो बाजार में जो निश्चित कीमत दी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकतम उत्पादन करेगा। वस्तु की निश्चित कीमत को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उत्पादन करेगा। तो यहाँ भी बच्चों उत्पादक उत्पादन करते समय किस चीज़ को ध्यान में रख रहा है? कीमत को ध्यान में रख रहा है। कीमत को ध्यान में रखकर वो उत्पादन कर रहा है। अगर मार्केट में किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी तो वो क्या करेगा? लाभ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन करेगा, और कीमत कम होगी तो कम उत्पादन करेगा। भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी, घटेगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो उत्पादन करता है। तो यहाँ उत्पादक उत्पादन करते समय बच्चों किस चीज़ को ध्यान रख रहा है? कीमत को। अब इस प्रकार जैसे वितरण है, वितरण आ गया। यहाँ वितरण का जो सिद्धांत है, जब इसका अध्ययन किया जाता है वितरण के सिद्धांत का, तो वो कैसे किया जाता है? साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखते हुए। अब यह साधनों की कीमत से मतलब है बच्चों, जैसे साधन है श्रम, भूमि, पूंजी, साहस या उद्यमशीलता। ये सभी उत्पादन के साधन हैं जो वस्तु के उत्पादन में योगदान देते हैं, और इन सभी के योगदान के बदले क्या मिलता है? उनको कीमत का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से जब श्रम की जो कीमत है, श्रम की कीमत, उपयोग की कीमत, क्या है बच्चों? मजदूरी। भूमि के उपयोग की कीमत, उपयोग की कीमत क्या है? लगान। और पूंजी के उपयोग की कीमत क्या है बच्चों? ब्याज। उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत, लाभ। ये सभी हो गई साधनों की कीमत। पहला श्रम है, श्रम की कीमत क्या हो गई? मजदूरी। भूमि की कीमत हो गई लगान, और पूंजी की कीमत क्या हो गई? ब्याज, और उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत हो गई लाभ। और ये जो सभी साधन उत्पादन में योगदान देते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता यानी कि जो कि उद्योग लगाता है वो भी अपनी मेहनत है, कहीं से जो भी उत्पादन करेगा तो वो अपना लाभ उसमें बांटता है। इसी प्रकार से जो साधनों की जो कीमत है वो साधनों के प्रतिफल के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। जो इनकी जो ये कीमत है
उनको साधनों के प्रतिफल के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफल के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो साधनों की कीमत है वो हमने आपको बता दी कि साधन की कीमत, मजदूर की कीमत, मजदूरी, लगान, भूमि की लगान, पूंजी की ब्याज और उद्यमशीलता के लाभ, ये सभी साधन हैं। जब हम बच्चों किसी वस्तु का उत्पादन करेगा कोई भी उत्पादक, तो उसको लगाने के लिए पहले जैसे भूमि की आवश्यकता है। भाई कारखाना लगाएंगे तो उसके ऊपर क्या है, पहले भूमि की चाहिएगी ना, कमरा बनाने के लिए। फिर वहाँ पे मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी कि जो भी उन्होंने भूमि ले ली, उस पर भवन बना दिया, मशीनें रख दी, सब रख दी, तो उसके बाद में उसको संचालन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और इन सभी साधनों का भुगतान किसके रूप में किया जाता है? साधनों के प्रतिफल के रूप में। का अध्ययन की जो विधियां हैं वह है आंशिक अध्ययन, और सेकंड है कुल व्यष्टिगत अध्ययन। तो इन दोनों विधियों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, वो बताया गया है कि आंशिक अध्ययन क्या है। अब आंशिक अध्ययन वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारक, अब यहाँ अन्य कारक उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, इन सबको स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन। बच्चों किस नाम से जाना जाएगा? आंशिक अध्ययन। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कीमत परिवर्तनशील होती है, बाकी सभी जो कारक हैं, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ये सब क्या है? स्थिर है। अन्य कारक, रुचि, फैशन, इन सबको क्या माना गया है? स्थिर। सिर्फ इसमें कीमत को परिवर्तनशील माना गया है। तो बच्चों अब दूसरा जो अध्ययन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, कुल व्यष्टिगत अध्ययन। कुल व्यष्टिगत अध्ययन, इसके अंतर्गत कुल व्यष्टिगत अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है? जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, तो वह अध्ययन किस नाम से जाना जाएगा? कुल व्यष्टिगत अध्ययन। इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत के साथ साथ जो अन्य कारक हैं वो भी परिवर्तनशील रहते हैं, और सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर किसका अध्ययन किया जाता है? कुल व्यष्टिगत अध्ययन
किया जाता है। अब इस प्रकार से हम आगे का जो है व्यष्टिगत अध्ययन, ये व्यष्टिगत जो स्थैतिक अध्ययन है बच्चों, यहाँ जब कीमत और आर्थिक चर सबको स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है। जब कीमत एवं सभी आर्थिक चर आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है बच्चों स्थैतिक अध्ययन, व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन। लेकिन इस अध्ययन के अंतर्गत जो स्थैतिक और स्थिर अवस्था, ये जो स्थैतिक है, स्थैतिक जो है, ये जो शब्द है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसको बताता है? स्थिर अवस्था को, स्थिर अवस्था को, यानी कि संतुलन स्थिति। स्थिर अवस्था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सिर्फ एक संतुलन बिंदु का ही अध्ययन करता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये परिवर्तन की जो मार्ग है उसको कोई दिशा नहीं देता है। दूसरी बात है कि जैसे उत्पादन होता है बच्चों, अब उत्पादन करने के लिए किसमें असंतुलन की स्थिति में उत्पादन घटता है, बढ़ता है, लेकिन संतुलन की स्थिति में उत्पादन ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। और उत्पादन जब घटेगा बढ़ेगा नहीं तो उसमें ना साधनों की आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, और कोई भी नई तकनीकी है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सिर्फ एक संतुलित बिंदु का अध्ययन करता है। ये कहलाता है बच्चों व्यष्टिगत स्थैतिकी अध्ययन। अब दो जब ऐसी स्थिर अवस्थाएं आ जाती है, दो ऐसी संतुलित अवस्था आ जाती हैं, उन दो अवस्थाओं में अध्ययन करने से, दो स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो वो किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन। जब दो स्थिर अवस्था या फिर दो संतुलित जो बिंदु हैं उनके बीच में तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। दो स्थिर अवस्था अवस्थाओं की तुलना करते हैं, उसे क्या कहेंगे? व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। जब दो स्थिर अवस्थाओं के बीच में अध्ययन किया जाता है, उनका तुलना की जाती है, तो किस नाम से जाने जाएंगे? व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन के नाम से। अब अगला बिंदु जैसे व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। अब ये तो हो गया बच्चों व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन।
और अगला है व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। यहाँ पर जैसे स्थिर तुलनात्मक दो स्थिर अवस्थाओं में अध्ययन किया बताया गया है कि दो स्थिर अवस्था में आपस में जब तुलना की जाती है तो वो तुलना हो गई। और व्यष्टिगत जो प्रावेगिक अध्ययन के बारे में हम आपको बताएंगे कि व्यष्टिगत जो प्रावेगिक अध्ययन क्या है कि जब आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। तो सारे जो चर हैं वो कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। यहाँ जो प्रावेगिक शब्द है उसको अर्थशास्त्र में किससे मतलब लिया गया है बच्चों, परिवर्तन से। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी बताया है आपको और फिर से बता देती हूँ कि जो प्रावेगिक शब्द है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किससे लिया गया है, गतिशीलता से, परिवर्तनशीलता से, निरंतर गतिशील। जो कि परिवर्तन होता रहता है। तो इसके अंतर्गत सभी जो आर्थिक चर है, आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन क्या कहलाएगा, व्यष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। अध्ययन के नाम से जाना जाता है। प्रावेगिक का अर्थ बता दिया बच्चों, जो कि गतिशील होता है, इसमें स्थिर नहीं होता है। तो और इसके अंतर्गत असमानता से संतुलन। तो जो व्यष्टिगत जो प्रावेगिक है इसके अंतर्गत किस बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, असमानता मतलब कि असंतुलन और संतुलन, दोनों स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। असमानता या असंतुलन और संतुलन, इन दोनों स्थितियों का असंतुलन और संतुलन, ये असमानता और असंतुलन दोनों क्या है, एक चीज़ है। कैसे, असंतुलन स्थिति कौन सी होती है बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे एक उपभोक्ता है, कीमत बढ़ी, मांग घट गई, कीमत घटी तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। और इन दोनों की जो बीच की स्थिति रहेगी वो तो कहलाती है संतुलन स्थिति। और जब कीमत का उतार चढ़ाव होता रहता है, कम होना ज़्यादा होना, वो कहलाती है असंतुलन की स्थिति। तो इसके अंतर्गत व्यष्टिगत जो प्रावेगिक जो अध्ययन है, इसके अंतर्गत इसी का अध्ययन किया जाता है, दोनों स्थितियों का, कि पहले जो अर्थव्यवस्था रहती है, व्यक्तिगत इकाई हो या फिर समष्टि अर्थशास्त्र हो, पहले असंतुलन कैसे होता है, फिर वो संतुलन की स्थिति में कैसे आती है। और इसमें जैसे कि मांग बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके अनुसार उत्पादन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये तो असंतुलन के अंतर्गत आएगा। और संतुलन, एक संतुलित बिंदु का ही अध्ययन किया जाता है, इसमें और कुछ
नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत प्राविगिक यानी कि निरंतर आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जो आर्थिक चर हमने पहले ऊपर भी आपको बताया था, आर्थिक चर हैं, जैसे कीमत है। आर्थिक चर बच्चों क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। उपभोक्ता की कीमत पहले ऊपर भी लिखा हुआ है, उपभोक्ता की कीमत नहीं बच्चों, उपभोक्ता की आय। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ये सब क्या है, आर्थिक चर। ये सब प्राविगिक जो अवस्था है उसके अंतर्गत, ये व्यष्टिगत प्राविगिक अध्ययन के अंतर्गत ये सब चर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, और गतिशील मानकर ही अध्ययन किया गया है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ये तो हमने बता दिया आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। अब हम बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि समष्टि शब्द से पता चल रहा है, समग्र, एक बड़ा स्तर, बड़ा स्तर, इसका अध्ययन किया जाता है, सारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापक एवं समग्र स्तर पर के अंतर्गत व्यापक एवं समग्र स्तर पर, किस पर, समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो ये कहलाती है समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसके अंतर्गत जो चर हैं उनका पहले जो टेबल में भी बताया गया है कौन कौन से चर हैं, राष्ट्रीय आय, रोजगार। तो चर कौन से हैं जिनका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, सामान्य कीमत स्तर। देखिए राष्ट्रीय एवं रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, इन सब का जो उतार चढ़ाव है, राष्ट्रीय आय
एवं रोजगार, बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, इन सब के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, बड़े स्तर पर। तो बच्चों, जो समष्टि अर्थशास्त्र को, जैसे इसमें आर्थिक वृद्धि है, अब यहाँ आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं एवं आर्थिक विकास, दोनों में अंतर। आर्थिक वृद्धि किससे एक वस्तुनिष्ठ है, तो यहाँ बच्चों आर्थिक जो वृद्धि है यहाँ बता देती हूँ मैं। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। तो बच्चों आर्थिक जो वृद्धि है और आर्थिक विकास, इनमें आप अंतर समझ जाओ कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एक देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है। अब देखिए, जैसे कि आर्थिक वृद्धि एक देश की और एक वर्ष की, ये निश्चित समय यहाँ दिया गया। एक वर्ष जो शब्द लिया गया है, एक निश्चित समय लिया गया है। तो निश्चित जो समय अवधि है, समय अवधि, इसके अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है बच्चों, निश्चित समयावधि किसके अंतर्गत, जैसे कि कोई भी साल हो, 17, 18, 18, 19, 19, 20, उसके अंतर्गत निश्चित समयावधि के अंतर्गत एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो वास्तविक वृद्धि होती है, वास्तविक आय की जो वृद्धि है, वास्तविक आय में जो वृद्धि होगी वो कहलाती है आर्थिक वृद्धि। अब यहाँ पर बच्चों वास्तविक आय में वृद्धि, जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह एक देश की सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है ना, उससे संबंधित है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद या आय, और दूसरा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इनमें जो वृद्धि होगी वो कैसी वृद्धि होती है, वास्तविक वृद्धि। और हमेशा जो आर्थिक वृद्धि है एक वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि क्या कहलाती है बच्चों, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ है। ये कैसे है कि सिर्फ इसमें एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का मूल्य है, किसमें शामिल किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में। तो सिर्फ वस्तुओं से संबंधित बात हो रही है ना, इसलिए इसका संबंध किससे है, वस्तुनिष्ठ है, भौतिक अवधारणा से संबंधित है, भौतिक अवधारणा से संबंधित है। अब आर्थिक जो विकास है, इसके अंतर्गत आर्थिक जो समृद्धि के अंतर्गत सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है, किस पर ध्यान दिया जाता है, केवल आर्थिक समृद्धि। केवल क्या है,
परिणात्मक परिवर्तन है। परिणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। ये हो गई आर्थिक समृद्धि, और इसका संबंध किससे? वस्तुनिष्ठ है, वस्तुओं से, वस्तुनिष्ठ है, भौतिक है। लेकिन अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास के अंतर्गत गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे आर्थिक विकास है ना, आर्थिक समृद्धि की धारणा से व्यापक है, यह अधिक व्यापक धारणा है। कौन सी? आर्थिक विकास देश में। इसके अंतर्गत जो परिणात्मक जो पहलू है, परिणात्मक पहलुओं के साथ साथ इसमें क्या सम्मिलित है? गुणात्मक पहलू भी। प्लस गुणात्मक पहलू। आर्थिक विकास में शामिल होता है। अब यहाँ पर जो गुणात्मक जो पहलू है बच्चों, वो क्या है? जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है। गुणात्मक पहलू किसे कहते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सबको सम्मिलित किया जाता है गुणात्मक पहलू के अंतर्गत। तो आर्थिक जो विकास है वो आर्थिक वृद्धि या समृद्धि का क्या है? व्यापक है, इससे व्यापक है। इसमें गुणात्मक और पहलू दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो आर्थिक विकास परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन होते हैं इसके अंतर्गत? परिणात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। किसके अंतर्गत? आर्थिक विकास के अंतर्गत। वो ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, वो वस्तुनिष्ठ है, भौतिक अवधारणा से संबंधित है, सिर्फ परिणात्मक है। जैसे कि एक वर्ष में कि राष्ट्रीय आय है, व्यक्तिगत आय है, उसमें वृद्धि को मापता है। और आर्थिक विकास है जो एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि या वृद्धि भी शामिल है। उसके साथ साथ इसमें जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, जीवन प्रत्याशा, इन सब पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया। इसलिए ये परिणाम के साथ साथ गुणात्मक भी है। ये हो गया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जो समष्टि अर्थशास्त्र में हम चल रहे थे, इसमें हमने आपको बीच में बता दिया आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। जो समष्टि अर्थशास्त्र है
उसको दूसरे किस नाम से जाना जाएगा? सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत। भी इसे कहा जाता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ना, इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? सामान्य आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अब समष्टिगत जो अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, आंशिक अध्ययन और समष्टिगत कुल अध्ययन। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंशिक अध्ययन, समष्टिगत आंशिक अध्ययन, आंशिक अध्ययन। और दूसरा है बच्चों समष्टिगत कुल अध्ययन। कुल अध्ययन। अब समष्टिगत आंशिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत एक कारक को ध्यान में रखकर, एक कारक को ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंशिक अध्ययन। किया जाता है उसे आंशिक अध्ययन कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि एक कारक को, सिर्फ एक कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि उसके नाम से भी पता है, आंशिक अध्ययन। आंशिक मतलब सूक्ष्म स्तर पर, एक छोटे स्तर पर। तो मतलब कोई समष्टि अर्थशास्त्र के कोई एक पार्ट का अध्ययन किया जा रहा है, एक भाग का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो सिर्फ एक कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आंशिक अध्ययन। अब दूसरा है समष्टिगत कुल अध्ययन। जब सभी कारकों को परिवर्तनशील मानते हुए अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? समष्टिगत कुल अध्ययन। सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? किया जाता है, वह किस नाम से जाना जाएगा? समष्टिगत कुल अध्ययन। समष्टिगत कुल अध्ययन। समष्टिगत कुल अध्ययन जिसमें सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर अध्ययन किया जा रहा है, वो कहलाता है समष्टिगत कुल अध्ययन। तो बच्चों अगला जो बिंदु है समष्टिगत स्थैतिकी अध्ययन। स्थैतिकी यानी कि जो स्थिर अवस्था है, उससे इसका अर्थ लिया गया है। किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। स्थैतिक अध्ययन और जो समष्टिगत स्थैतिक अध्ययन,
अर्थव्यवस्था में यहाँ स्थैतिक का अर्थ किससे लिया गया? स्थिर अवस्था से, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी हम पढ़ चुके हैं। स्थिर अवस्था या फिर संतुलित अवस्था, अवस्था या बिंदु, बिंदु ये है। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जब स्थिर अवस्था में किया जाता है, इसमें जो भी चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ संतुलित जो बिंदु है उसी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? स्थितिकी अध्ययन। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जब स्थिर अवस्था में किया जाता है, स्थिर संतुलित अवस्था में, किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है समष्टिगत स्थितिकी अध्ययन। अब समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन किसे कहते हैं बच्चों? जब दो स्थिर अवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि दो संतुलित बिंदुओं के बीच में तुलना की जाती है, दो स्थिर अवस्थाओं के बीच में तुलना की जाती है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। जब दो स्थिर अवस्थाओं में तुलना की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। जब दो संतुलित स्थिति, दो स्थिर स्थितियों के बीच में अध्ययन किया जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। अब इसका जो लास्ट बिंदु है, समष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। समष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन। यहाँ पर बच्चों समष्टिगत प्रावेगिक अध्ययन, प्रावेगिक शब्द का अर्थ हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आया है, उसमें भी हमने आपको बताया है कि प्रावेगिक शब्द जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किससे लिया गया है? गतिशील अवस्था से, परिवर्तनशील अवस्था से लिया गया है ना? गतिशील अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन। तो जो गतिशील अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन क्या कहेगा? प्रावेगिक अध्ययन कहा जाएगा या जाता है। इसके अंतर्गत संतुलित नहीं होता, मतलब गतिशील, जैसे असंतुलित अवस्था भी इसके अंतर्गत आएगी। पहले असंतुलित अवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग घट गई, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ गई। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बच्चों? उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन, मांग बढ़ने पर क्या होगा? मांग बढ़ेगी
तो उत्पादन बढ़ाएगा, और कीमत को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ें गतिशील अवस्थाओं में किया गया जो अध्ययन। तो ऊपर कीमत का जो उतार चढ़ाव है, कीमत का उतार चढ़ाव, उसको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। उसको ध्यान में रखकर किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टिगत प्रायोगिक अध्ययन। तो बच्चों, ये तो हो गया अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।